बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि इस बरसात में, तेज़ बरसात इस वक्त कराची में जारी है और उसमें भी आप सब लोग यहाँ पे शरीक हुए। आज फिर जो टास्क फोर्स बनाई गई है, उस टास्क फोर्स का इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर हाउस में हुआ। उसमें तमाम महकमे जात, जितने भी कंसर्न महकमे, उनकी पार्टिसिपेशन हुई। पाक आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी पार्टिसिपेशन हुई, पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम जो इदारे हैं और PDM, इन सब की तरफ से शिरकत हुई और फिर उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूओं पे बातचीत हुई। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मुकम्मल तौर पे है जी कि जिन जिन इलाकों में भी पानी जा रहा है वहाँ का रेस्क्यू और रिलीफ़ ऑपरेशन, ख़ुसूसी तौर पर कि रिलीफ़ को किस तरह देखा जाए, उन सब चीज़ों पे तफसीली बातचीत हुई। और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जायज़ा लिया कि डे टू डे बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी सैलाब मुतासरीन हैं उनके पास जो राशन, जो टेंट्स, जो और जो चीज़ें हैं उनकी फराहमी, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, फिर जानवरों के लिए जो वैक्सीनेशन जारी हैं उसका पूरी सारे मौजू जो है वो ज़ेरे डिस्कशन आए। चीफ मिनिस्टर साहब ने जी तमाम महकमों को सख्ती से हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन इलाकों में हर महकमे का ऑफिसर अपना सारा काम जो है वो फुली फोकस्ड होकर करे, ज़्यादा मेहनत के साथ करे। और अगर किसी भी ऑफिसर की किसी किस्म की कोई गफलत पेश आई तो उसको पोस्टिंग से नहीं हटाया जाएगा, उसको नौकरी से डिसमिस किया जाएगा। तो ये सख्ती से उनकी हिदायत है। और ये भी मैं कल भी बता चुका हूँ और फिर भी कि जितने भी ये रिलीफ वर्क होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होंगे, वो यूनियन काउंसिल वाइज होंगे। कि जिस यूनियन काउंसिल में जितनी तबाही आई है, जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा। ये मैंने जैसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जी कि एक शख्स अपने घर में आराम से बैठा है तो वो भी खैमा मांग रहा हो और वो भी राशन मांग रहा हो, और जो शख्स जो सड़कों पे बैठा है वो बोले जी मुझे भी, मेरे भी इतने बच्चे, मेरे भी इतने घर, मुझे भी वो चीज़ मिले। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, यूनियन काउंसिल के जो सर्वे चल रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी मुकम्मल भी हो चुके हैं काफ़ी जगहों पर, लेकिन काफ़ी जगहों पर अभी चल रहे हैं। और उसमें जो घरों का नुकसान हुआ है उनका डेटा अलग जमा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रेस्क्यू और रिलीफ के बाद जो फिर मेन गवर्नमेंट की पूरी एफर्ट्स होंगी वो होंगी रिहेबिलिटेशन की तरफ। और उस पर हुकूमत मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गौर कर रही है कि किस तरीके से इन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है और इन लोगों को फिर उनके घर वगैरह बना के देने हैं। मैं कुछ डेटा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक हुकूमत की जानिब से जिस तमाम इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स जमा कराई उसमें जो टेंट्स दिए गए हैं अभी तक, खैमे, वो 1,69,539 169,539 PDMA ने टेंट्स दिए हैं। NDMA ने जो पहले शुरू में PDMA को टेंट्स दिए थे वो 10,853 है। पर उसके बाद NDMA ने पाक फ़ौज के थ्रू जो टेंट्स दिए वो 19,003 हैं। फॉरेन एड के थ्रू जो फिर टेंट्स आए वो 2,364 हैं। फिर नेवी ने जो टेंट्स दिए वो 1,549 हैं। फिर UNHCR की तरफ से 1,000 टेंट्स आए। फिर फूड डिपार्टमेंट ने कुछ 765 टेंट दिए। ये सारी टेंटेटिव फिगर्स हैं, क्योंकि ये फिगर्स आज काफ़ी जो हमने बात कर रहे थे तो उसमें काफ़ी डेटा शामिल नहीं था। तो ये इससे ज़्यादा फिगर्स हैं, खास तौर नेवी ने और एयरफोर्स ने, इनकी जो काफ़ी फिगर्स हैं वो इससे ज़्यादा थी, वो सारी कल तक कंसोलिडेट हो जाएंगी। टोटल भी मुझसे करो। टोटल अगर टेंट्स की मैं अभी कैलकुलेशन करूं तो 2,05,073 जो है वो खैमे आज दिन तक दिए जा चुके हैं। इसके बाद काफ़ी सामान भेजा गया जिनकी अभी रिसीविंग नहीं आई, क्योंकि कहीं पे रास्ते ख़राब हैं, कहीं पे रोड मोटरेबल नहीं है, यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जब तक वहाँ से ये फिगर्स वो दे रहे हैं कि जो रिसीविंग जिनकी हो चुकी है,
जिनकी रिसीविंग नहीं हुई है वो भी फिगर्स हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहे। फिर जो तरपाल कहते हैं, टारपुलिन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो अभी तक 1,81,161, यूँ मैं डिपार्टमेंट वाइज नहीं बता रहा, मैं आपको अभी टोटल बता रहा हूँ, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट की जब कंसोलिडेटेड चीज़ें आ जाएंगी फिर मैं बताऊँगा। अभी तक मॉस्कीटो नेट्स जो हैं वो 15,14,687 गवर्नमेंट दे चुकी है। राशन बैग्स जो हैं टोटल अभी तक जो गवर्नमेंट दे चुकी है 3,96,162 ख़ानदानों को। सिंध में 3,96,162 ख़ानदानों को सिर्फ हुकूमत इस वक्त राशन बैग दे चुकी है। इसके अलावा मुखैर हजरात अलग हैं, NGOs अलग हैं, बाकी जो भी लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो लोग कर रहे हैं वो सारी फिगर्स अलग है। इरिगेशन का बताऊं कि जो कि मैं समझता हूं कि इस पूरी चीज़ में जो बेहतर खबर ये है कि गुड्डू बैराज पे इस वक्त जो डिस्चार्ज है अप स्ट्रीम में वो 1,65,177 है। डाउन स्ट्रीम में गुड्डू बैराज का डिस्चार्ज है वो 1,53,656 है। सक्खर बैराज में डिस्चार्ज है वो 1,62,096 है अप स्ट्रीम में, और जो डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज है वो 1,59,958 है। कोटड़ी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कोटड़ी के बाद आपका पानी सारा जाता है समंदर में, और ये सबसे क्रिटिकल इस वक्त है। इसमें अब कुछ काफ़ी बेहतरी हो रही है। इसका इस वक्त जो जैसे कहते हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन ये है 5,75,435, और जो डाउन स्ट्रीम में उसका डिस्चार्ज है वो है 5,55,185। तो पहले जो थे सक्खर और गुड्डू वो नॉर्मल थे, ये हाई इसे कहते हैं, और तब मतलब ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन ये दिन ब दिन कम होता जाएगा। जिस तरह ये कम होता जाएगा उसी तरीके से पानी को निकालने की निकासी आपके अमल को में तेज़ी आएगी और फिर वो बेहतर तरीके से आगे होगा। मैं कुछ आपको डेटा दे दूं अमवात का। उसमें पीडीएम में आ रही है, पीडीएम में आ रही है जो डेथ वाला कौन है। अच्छा वो मैं आपको देता हूँ अभी। तो मैं आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बता दूँ कुछ। हेल्थ में भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से PPHI इन सब का एक कंबाइंड चल रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स को डेली बुनियाद पर उनके चेकअप्स हो रहे हैं, उनको अद्वियात दी जा रही हैं, उनको सारी वो सहूलियात फराम की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो काफ़ी निजी NGOs हैं वो भी हेल्थ के बारे में जो है उन्होंने भी मेडिकल्स कैंप लगाए हुए हैं। अच्छा मैं आपको अभी एक और चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो भी इस वक्त मैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो क्वार्टर्स रिलीज़ होते हैं वो हर 3 माह के बाद क्वार्टर रिलीज़ होते हैं। आज वज़ीर आला साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि अद्वियात मज़ीद भी मंगानी है, क्योंकि अद्वियात पे प्रेशर बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरे साल के लिए इजाज़त दी जाए कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट करें। वैसे वो क्वार्टर होती है हर 3 माह के बाद वो क्वार्टर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी बाकी के जो 9 माह रहते हैं उनके लिए भी इनको इमीडिएटली परमिशन दे दी जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से वो फंड रिलीज़ कर दिए जाएँ, ताकि जितने अद्वियात ये मंगा सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट मंगवा ले, क्योंकि इस मुश्किल की इस घड़ी में जो है वो सारी चीज़ें लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। कहीं पे ये शिकायत ना आ सके कि जी अद्वियात इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से राउंड द क्लॉक 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं। उन कंट्रोल रूम्स का काम ये होगा कि 24 घंटे में
कुछ डॉक्टर्स और कुछ और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो हैं, ये 24 घंटे बैठेंगे, 24 घंटे जो है ये फ़ोन कॉल्स और कंप्लेंट रिसीव करेंगे। किसी भी इलाके में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पेशेंट है, कहीं पे कोई मरीज़ है, कहीं पे कोई किसी तकलीफ़ में है और वो समझता है कि उसको सहूलत मुहैया नहीं है, वो इन नंबर पे फ़ोन करेगा। 24 घंटे जो है वहाँ पे उसको लोग उनकी कॉल्स को रिसीव करेंगे। उसका मैं फ़ोन नंबर आपको मैं शेयर करता हूँ। ये फ़ोन नंबर बराए मेहरबानी मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि इस फ़ोन नंबर को थोड़ा हाईलाइट कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचें कि जिस वक्त अगर कोई शख्स जिसको फौरी तौर पे कोई तिबी सहूलत दरकार है और उसको दवाई की ज़रूरत है या उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई मासूम बच्चों के लिए किसी को ज़रूरत है, तो फौरी तौर पर इन फ़ोन नंबर पे वो रब्ता करे। राउंड द क्लॉक ये सर्विस को मिलेगी। और हर 4 इन्होंने शिफ्ट्स बनाई हैं। हर शिफ्ट पे जो है 6 लोग मौजूद होंगे, जिसमें 3 से 4 डॉक्टर्स भी उस शिफ्ट में मौजूद होंगे। तो वो फ़ोन नंबर है जी 022 9240 बस कंट्रोल रूम है, जहां पे इनको फोन जाएगा ये करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 0229240 एक और नंबर भी, वो भी नोट कर लें 0229240 दोबारा रिपीट कर रहा हूं 0229240 इसमें मजीद टेलीफोन लाइंस भी ऐड की जाएंगी, कुछ सेल फोन्स ऐड किए जाएंगे, वो मैं आपको कल तक दे दूंगा। लेकिन ये नंबर्स बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी तमाम मीडिया चैनल से, तमाम अखबारों से कि आप खबर और कुछ चलाएं ना चलाएं, ये नंबर सिर्फ चला दीजिएगा कि जी, ताकि वो लोग जो वाकई इस वक्त किसी तकलीफ़ में हैं और वो चाहते हैं कि उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेहत का जो महकमा है वो उनकी फौरी मदद कर सके, तो इन नंबरों को बराए मेहरबानी मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इसको ज़रूर उसमें इंक्लूड कीजिएगा। हेल्थ सेक्रेटरी साहबा ने पूरी ब्रीफिंग दी, अपनी हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने, और उन्होंने पूरी बताया कि जी कहाँ कहाँ पे हमने कितने कैंप्स लगाए, वो सारी डिटेल्स मेरे पास हैं अगर आपको चाहिए। मतलब उसमें फिक्स्ड मेडिकल कैंप्स भी हैं, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी मौजूद हैं जहाँ पे वो अपनी फुल फंक्शन में काम कर रही हैं, जहाँ पे सिर्फ वो हॉस्पिटल जो पानी में के ज़द में नहीं आई हैं। बाकी मोबाइल मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी लगाई गई हैं। डिजीज़ मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए सितंबर में अलग टेस्ट किए गए, अगस्त में अलग टेस्ट किए गए, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में वो किए गए, वो पूरे चार्ट्स में मौजूद हैं, वो लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं कुछ आपको जो फोकस चीज़ें वो बता दूं। जो सिर्फ मलेरिया है, मलेरिया के टेस्ट किए गए, जिन लोगों ने टेस्ट उनको ने जो शिकायत करता है मुझे बुखार की या शिवरिंग की, नॉर्मल ये सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, उसमें से 15,101 स्क्रीनिंग की गई उन लोगों की टेस्ट की, जिसमें से जो केसेस डिटेक्ट हुए वो 3,072 लोगों को मलेरिया जो है वो डिटेक्ट हुआ। उसमें से डेंगू के केसेस अभी तक जो हैं वो कराची में अभी तक, क्योंकि बाकी शहरों में अभी तक डेंगू के केसेस डिटेक्ट नहीं हुए, हो सकता है कि लोगों को हुए हो और लोगों ने तशखीस उसकी टेस्टिंग ना करवाई हो। लेकिन जो कराची की मैं सिर्फ बात क्यों, उसमें भी वो लैब्स वगैरह है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट को। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भी किसी को डेंगू ज़रूर हुआ हो, लेकिन उसकी तशखीस ना कराया या वो खुद अपने आप को ठीक हो गया हो या कोई ऐसा इशू हो। लेकिन खैर, जो मैं अगर कराची का डेटा बता दूँ, कराची में डेंगू के केसेस बाकी शहरों में हुए हैं, लेकिन मैं डेथ्स का नहीं है इसमें। डेंगू के जो केसेस हैं वो कराची में हुए हैं सितंबर में 1066 सितंबर तक, हैदराबाद में 9, मीरपुर खास में 11, शहीद बेनज़ीराबाद में 5, सक्खर में 7। तो कुल कराची में 1066 डेंगू केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं,
हैदराबाद में 9, मीरपुर खास में 11, शहीद बेनज़ीराबाद में 5, लाड़काना में कोई नहीं हुआ, सक्खर में 7। ये डिवीज़न वाइज रिपोर्ट है। और उसमें से जो डेथ्स हुई हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसमें 9 डेथ्स हुई हैं और 9 की 9 कराची में हुई हैं। अच्छा, अब मैं आ जाऊं कि इस वक्त तक जो इन सैलाब की तबाहकारियां हैं, उसमें कुल सिंध में जो डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई हैं पूरे सिंध में, वो 638 डेथ्स सिंध में इस वक्त तक हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली सैलाब की। पूरे पाकिस्तान भर में भी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिंध का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 638, 638। इसके बाद रिलीफ की मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। जितनी ज़मीन, ज़रात ख़राब हुई वो भी मैं आपको डे टू डे बता चुका हूं। अब ये है सूरत हाल। इस सूरत हाल में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सिंध भर में पूरी हुकूमती मशीनरी, वफाकी हुकूमत, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, NGOs, सब इस वक्त जो है वो इन हालात में, जो कि एक एमरजेंसी की हालात सूरत हाल है, उसमें सब बिज़ी हैं और सबका मकसद है कि जी लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ मुहैया किया जाए और जल्द अज जल्द जो है लोगों को वो फिर ये सारे प्रोसेस के बाद रिहेबिलिटेशन की जाए। मैं कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा आपको कि सिंध भर में सूरत हाल जो है बरसात के बाद और सैलाब के बाद। पहले वो दिखा दीजिएगा जी जो सूरत हाल इस वक्त है, जिस तरह लोग जो फेस करें। इसके पहले वाली दिखा दें। जो सैलाब की इस वक्त तबाहकारियाँ हैं, वो कुछ मनाज़िर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ क्या हैं। कुछ मनाज़िर मैं चाहता हूँ कि कुछ चैनल्स काफ़ी अपनी सेपरेट रिपोर्टिंग की है, कुछ यहाँ भी आप देख लें कि इस वक्त पोजीशन मुख्तलिफ अज़ला की जो वीडियोस ली गई हैं। अब ये लोग देखें जी, आप फोकस उसी पे रखें, ये लोग किस हाल में सब गुजर रहे हैं, किस हालत में लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मुल्क, पूरी कौम एक हुई है, लेकिन पाकिस्तान की एक फाशिस्ट जमात, एक वो जमात जो कि अपोजिशन से लड़ रही थी, जो कि इदारों से लड़ रही थी, और वो जमात अब किन लोगों से लड़ रही है, थोड़े ये वीडियो दिखाएं। इमरान खान और उसकी PTI, इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हैं कि किन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया को इमरान खान और PTI क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में इन लोगों को कोई इमदाद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इमदाद बेच देते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी घिनौनी और गिरी हुई मुहिम, जिस पे उन्होंने यूनाइटेड नेशन को और डोनर एजेंसीज को सबको टैग किया, वो इन लोगों से इस वक्त अपनी लड़ाई कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त हुकूमती इमदाद
मुखैर हज़रात से इमदाद, और पूरी दुनिया की तरफ इनकी नज़र है कि जी हमें इमदाद मिले और हम अपने काम कर सकें। आप उन लोगों की तरफ देखेंगे जैसे लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान और उसके हवारी एक घिनौनी साजिश के तहत पूरी दुनिया को यह पैगाम देने की कोशिश करें ताकि, और इनका मकसद क्या है कि हुकूमत नाकाम हो। ये लोग बेयारो मददगार जो सब कश्तियों में नज़र आ रहे हैं आपको, जो पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, ये लोग, इनको कोई भी बैनुल अक़वामी इमदाद ना मिल सके, या मासूम बच्चों के आप देख सकते हैं फुटेजेस, लोग किस तरह की इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म और उसकी पूरी जमात, पूरी उसकी सोशल मीडिया की टीम पूरी दुनिया को जिस तरह का इस वक्त मैसेज दे रहे हैं, मुझे बताएं क्या इसको हम मुहिब वतन कह सकते हैं? क्या इसको हम पाकिस्तानी कह सकते हैं? ये मासूम लोग किस तरह देखें आप, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मुहिब वतन है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये लोग ये मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं, ये सैलाब ज़दगान की ये मदद कर रहे हैं? इस तरह की घिनौनी साजिश कभी भारत ने और इसराइल ने नहीं की जो इस वक्त पीटीआई इस मुल्क के साथ कर रही है। तो मैं ये कह रहा था जी कि आप देख रहे हैं इस वक्त सिंध हुकूमत जो है उसका पूरा फोकस ये है कि हमने कोई इस वक्त सियासत में अपना टाइम नहीं लगाना, हमारा पूरा काम जो होगा वो आवाम की खिदमत के लिए होगा। इस वक्त हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म खुद, आप ये भी फुटेज देख सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, जो कि डे टू डे रोज़ाना की बिना पर हर जगह पे, हर तहसील में, हर शहर में जा के लोगों की इमदाद के लिए, लोगों की रिलीफ काम को खुद निगरानी कर रहे हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का फोकस इस वक्त सिर्फ रिलीफ, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन है। ये आप सारे मनाज़िर देख सकते हैं कि सब के सब इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, सब के सब इस वक्त आवाम के दरमियान मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रोपेगेंडा की मशीन है, जो लोग लगे हुए हैं कि हुकूमत के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है और सोशल मीडिया पे घिनौनी साजिशें, अल्फाजात बहुत आते हैं लेकिन मुनासिब नहीं लगता कि बंदा वो अल्फाज दोहराए भी सही, या इमरान खान की ज़बान में बंदा बात भी करे। एक घिनौनी मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क के इन लोगों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ हो रही है। और वो जमात जो अपने आप को सो कॉल्ड पाकिस्तानी जमात, फेडरल जमात कहती है, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क दुश्मन जमात का रोल प्ले करी वो जमात। आप देख सकते हैं कि MNAs, MPAs, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, सारे के सारे जो है वो इमदादी कामों में मसरूफ़ है। आपकी पूरी इंतज़ामिया सिंध हुकूमत की वो फील्ड में मौजूद है। जगह जगह पर इस वक्त जो है कोई ऐसा ज़िला है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तहसील नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी रिलीफ कैंप नहीं है जहाँ पे पीपल्स पार्टी के MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स जो है वो फील्ड में मौजूद ना हो। ये सारी चीज़ें आप विटनेस कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ जो इमरान खान का और PTI का किरदार है, इस पे मैं अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के तमाम अहम इदारे इस घिनौनी साजिश का फौरी तौर पर नोटिस लें।
फौरी तौर पर पीटीआई की सोशल मीडिया विंग को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, क्योंकि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और इमरान खान खुद इस वक्त पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए सिक्योरिटी रिस्क बने हुए हैं। किसी को सियासत से रोकना मुनासिब नहीं, लेकिन अगर सियासत के आड़ में आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं, आप अपने अवाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं, आप इन मासूम सैलाब ज़दगान के ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं, उन बेयारो मददगार लोग जिनके लिए हर शख्स, हर पूरी कौम, पूरी गवर्नमेंट, आप ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं कि सब लोग इस वक्त फील्ड में उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। ऐसे मौके पे अगर मुल्क की एक जमात पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि जी इनकी मदद ना की जाए, इससे गिरी हुई शर्मनाक हरकत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो इस वक्त जिस तर्ज अमल पे पीटीआई है। और ये सबका आईनी जिम्मेदारी है, ये सबकी कानूनी जिम्मेदारी है, ये सबकी कौमी जिम्मेदारी है कि ऐसी जमात और ऐसे लोगों को फिल फौर कानून के कटघरे में लाया जाए। जो लोग इस वक्त इस मौके पर इन मासूम लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, इन मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता फौरन इमदाद बंद हो जाए और जो जिस तरह इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी 2-3 दिन यहाँ बैठे रहे, एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे थे, एक एक चीज़ को देख रहे थे, खुदा ना खास्ता ये सारी चीज़ें बंद हो जाए तो ये कितना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के लिए हो सकता है, इसका किसी को अंदाज़ा है? यहाँ पे लोग अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पे एक जमात पीटीआई उसकी जो साजिशें हैं ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसको किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं दोबारा अपील करूंगा इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि सब मुतहरिक हों और फिल फॉर एक्शन लिया जाए। थैंक यू जी। उनकी रिलीफ के लिए आप ब्रीफिंग देते हैं, एक तरफ आपके दावे हैं, आपके ऐलानात हैं, दूसरी तरफ सैलाब मुतासिरीन की चीख व पुकार हैं, आओ बका है, भूख से बिलखते बच्चों के शोर हमें सुनाई देते हैं, बल्कि भूख से मरने की भी इतलाहात हैं। तो ये गैप है। यकीनन आप भी काम कर रहे हैं, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये अंदाज़ा लगाया कि ये गैप कितना है, कितने लोगों को अब तक जो है ना वो कितने मुतासरीन तक अब तक आप नहीं पहुंचे हो, कितनों को खुराक नहीं मिल रहा, कितनों को अद्वियात नहीं मिल रहा, ये एक बता दें। और दूसरा, कल रात को खान साहब ने एक पेशकश की है कि आर्मी चीफ की तकर्री को जो है ना आने वाले इलेक्शन तक या नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तक छोड़ दिया जाए। उस पेशकश को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बात कर लूं आपको पहले सवाल का। हुकूमत ने हर जिले में, हुकूमत सिंध ने हर जिले में, हर तहसील में रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। सिंध में कोई ऐसा एक भी तहसील नहीं है जहां पे मतलब बरसातें हुई हों और सैलाब की तबाहकारियां हुई हों जहां पे हुकूमत ने कोई रिलीफ कैंप कायम नहीं किया है। तो हुकूमत ने रिलीफ कैंप कायम किए और जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं उसमें वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत के बाद और गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद ये मेक श्योर किया जा रहा है कि हर रिलीफ कैंप में जो मिनिमम चीज जिसको 100% अश्योर किया जाए वो पका पकाया खाना, कुक्ड फूड, ताकि खुदा ना खास्ता कोई भूख की जद में ना आए, कोई खुराक की जद में ना आए। जब आपके पास हजारों माइल्स में पानी भरा हुआ हो, उसमें यह अश्योर करवाना कि जी मुकम्मल तौर पर सारी चीजें पहुंचाई जाए कि किसी भी सूरत में कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं कह सके उसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो 2 वक्त की रोटी का जो एक अश्योरेंस थी वो गवर्नमेंट ने पूरी मुकम्मल की है। डेफिनेटली एनजीओज भी हैं, बाकी इदारे भी कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि जिन एरियाज में पानी ज्यादा था या जिनमें हम लोगों के लिए मोबिलाइज मोटरेबल नहीं थे, उन एरियाज को पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान नेवी ने उन जगहों पर रिलीफ की पूरी अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, वहां पर राशन प्रोवाइड किए,
वहां पे टेंट प्रोवाइड किए, क्योंकि वहां पे जमीनी रास्ता मौजूद नहीं था, मोटरेबल नहीं था वो। तो जहां तक खुराक की बात है, खुराक में बिल्कुल मैं अभी भी 100% इसलिए नहीं कहूंगा, आपकी मैं सवाल को थोड़ा आगे कर लूं। अब जो लोग उन रिलीफ कैंप्स में नहीं आए, उसमें कुछ कैटेगरी, कुछ लोगों का यह था कि जी हमारे माल मवेशी हमारे पास है, हम माल मवेशी लेकर रिलीफ कैंप्स में नहीं जा सकते। फिर वहां पे कोशिश गवर्नमेंट ने यह की कि जी वहां पे उनको उन गांवों तक खाना पहुंचाया जा सके। अभी तक मुझे इस तरह की वजह शिकायतें कम आई हैं, लेकिन जहां पे कंप्लेंट आती है तो वहां पे इतने विजिलेंट है हमारे सारे लोग कि वहां के जो तपेदार होता है ना, वो एक तपा होता है जिसे कहते तहसीलदार कहते हैं, तो उस लेवल तक सर्वे किया जाए कितने लोग आपके डिस्प्लेस्ड है, कितने लोगों के घर गिरे हैं, कितने लोगों के पास वक्त राशन नहीं होगा, कितने लोगों के पास खाद खुराक नहीं होगा। तो वहां पे उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है पूरी गवर्नमेंट लेवल पे, नीचे लेवल तक। लेकिन डेफिनेटली मैं ये दावा नहीं करूंगा कि जी 100% लोगों को मिल रहा होगा। अगर कहीं पे खुदा ना खासा कोई रह गया होगा, तो अगर उसने कहीं किसी से कांटेक्ट किया होगा, लेकिन तो वहां पे इंतजाम में पहुंची जरूर होगी। इंतजामिया ने ये बिल्कुल नहीं किया, और कहीं पे भी किसी डिप्टी कमिश्नर ने ये एक्सक्यूज आपने नहीं सुना होगा कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाना कैसे लोगों को पहुंचाऊं। क्यों पहले दिन जब ये फैसले हुए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया जी कि आपने खाना, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खाना है, उसके बाद फिर राशन वगैरह सब बाद में आते हैं। तो अब पहले तो कुक्ड फूड का चल रहा है। अब काफी जगहों पे जहां पे पानी वापस निकल रहा है, मैं अगर आपको हैदराबाद मिसाल दूं, हैदराबाद में दादू से काफी फैमिलीज आई हुई थी, पिछले 3-4 दिन में तो 400-500 फैमिलीज वापस जा चुकी हैं दादू के लिए। तो वहां पे भी हुकूमत सिंध की तरफ से, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई, उनको राशन बैग्स दिए गए। अब आप गांव में जा रहे हैं, अपने वापस घरों में जा रहे हैं, तो आप अपना कम से कम राशन बैग जो है वो वापस लेकर जाएं और फिर जो है वो उन लोगों को मुहैया करें। तो ये गवर्नमेंट 100% विजिलेंट है। लेकिन देखिए, मैं इतनी बड़ी चीज पे मैं इतनी बड़ी वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हो सकता है कुछ पार्ट्स में रह गया हो तो वहां पे भी जहां कंप्लेंट आती है गवर्नमेंट एड्रेस करती है। अब आपका दूसरा सवाल हो गया कि इमरान खान का रात को कोई इंटरव्यू था और इमरान खान ने कुछ फरमाया। जो मैंने ब्रीफिंग दिखाई है आपको, आप समझते हैं कि इस मुल्क में मजीद पीटीआई को या इमरान खान को सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए? इस हरकत के बाद आप सब लोग सीनियर सहाफी हो, आपने जिलजिले भी देखे हैं, आपने सैलाब की तबाहकारियां भी देखी हैं। जब जिलजिला का टाइम आया तब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, आप सबको पता है। पीपुल्स पार्टी भी ऑपोजिशन में थी, नून लीग भी ऑपोजिशन में थी। कभी किसी जमात की तरफ से पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमारी 75 साल हिस्ट्री में, कभी किसी जमात की तरफ से किसी तबाहकारियों के मौके पर आपने किसी को सियासत करते हुए देखा? तेरे सियासत भले करता कोई बात नहीं है, किसी को यह हरकत करते देखी? इस हरकत के बाद इमरान खान की, इस गिरी हुई घटिया हरकत के बाद इमरान खान की, आप समझते हैं कि उसकी कोई राय की कोई अहमियत रहती है कि इमरान खान आज कह जी इसको नहीं बनाओ, इसको बनाओ, इसको ना बनाओ, इसको बनाओ? इमरान खान की इस मुल्क में उसको सियासत करने का इख्तियार मेरे हिसाब से कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर खत्म हो चुका है। उसको कोई इख्तियार नहीं कि उस मुल्क में आप सियासत कर सके, जो उन्होंने 2 दिन पहले हरकत की है। इसके बाद उसकी सिर्फ इस वक्त एक जगह होनी चाहिए, वो उसको जेल के पीछे होना चाहिए। जो उन्होंने हरकत की और जो लोग उसमें शामिल थे, उन सब लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए। क्योंकि आप उन मासूम लोगों से लड़े हो, आप उस 2 महीने के 3 महीने के बच्चों से लड़े हो, आप उन मासूम खवातीन से, बुजुर्गों से लड़े हो। आपने ये हरकत करके आपने उनकी इमदाद रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये वो हरकत है कि कोई शख्स ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे हो और आप उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दो और उसके वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट कर दो ताकि वो तड़प तड़प के मरे। ये इमरान खान और पीटीआई ने वो घटिया हरकत की है। उसके बाद उसको ना सियासत का कोई इख्तियार है, उसके बाद उसकी किसी राय की कोई अहमियत नहीं है, और ना इस जैसे शख्स पे किसी किस्म की कोई बात की जा सकती है जो उन्होंने हरकत ये की है। अच्छा शर्जील साहब, सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कि कुछ जो है वो कड़े फैसले वो करने होंगे हमें। पहले फैसला ये हुआ था कि जो बंद टूटे हैं उनको ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। अब बलूचिस्तान और सिंध के मकाम पे, जहाँ चुखी के मकाम कहते हैं, एफपी बंद को घाड़े लगे थे या कट लगे थे, वो अभी तक बंद नहीं हुए। वो बंद हो तो मेहर के इंशार जोही पे पानी का जोर कम हो। दूसरा ये कि इधर मीरपुर खास जुड्डो की तरफ कुछ कट देने के फैसले हुए थे, लेकिन वो कट नहीं आ रहे वहां पे। देखें जी जनाब जी, दो साहब जी आप करें, आपको कौन ना करेगा?
शादी राज से नीचे कोई 1000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं उठा रही जो समुद्र में जा रहा है। और जैसे RD 211 पे पहुँचो, जहाँ 0 पॉइंट कहते हैं, जहाँ बड़ा प्रेशर है कि कट हो, वहाँ से को 15,000 क्यूसेक सिर्फ LBOD में, और उसके दोनों साइड में, एक तरफ हाकड़ो है एक तरफ पुरान है, बह रहे हैं कई किलोमीटर्स में, सारे जो है डूबे हुए हैं। तो वो सब लोग इंतजार में हैं कि पानी निकलेगा तो आप राशन देंगे, क्या करेंगे, कट के पे था। देखिए आपका राशन वाली बात, तो मैंने कहा कि जहाँ राशन है वहाँ पे कुक फूड पहुँच रहा है, इंतजामिया पहुँचा रही है, और उसके बाद राशन होंगे। जहाँ उन्होंने बात की बलूचिस्तान वाली, वो आज की मीटिंग में बात बिल्कुल डिस्कस हुई, और वज़ीर आला ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से बात करूंगा। मिनिस्टर इरिगेशन को कहा कि आप इरिगेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान से बात करें, और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से बात करें कि जो बलूचिस्तान के इलाके में जो इश्यूज जो सिंध की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से सिंध में हो रहे हैं, उनको जो है एड्रेस किया जा सके। तो वो बात बिल्कुल उसमें ज़ेर गौर थी। जब आपने बात की LBOD की और मीरपुर खास वगैरह की, उसके लिए जी कैबिनेट में भी डिसाइड हुआ था कि जो भी फैसला होना है ना, वो सियासी तौर पर कोई फैसला नहीं होना, सारे फैसले इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा गया, आज भी मिनिस्टर इरिगेशन उस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ के लोकल लोगों को भी बुलाया गया है, और वहाँ पे इरिगेशन के माहिरीन को बुलाया गया है कि क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं, पानी को आखिर निकालना तो है। पहले सूरत हाल दूसरी थी, कल जो फिर बरसात हुई है मीरपुर खास में, और बरसात के बाद, कल की बरसात के बाद फिर वो LBOD है वो मुख्तलिफ जगहों पे ओवर टॉप कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, आपने फैसला जल्दी करना है। तो आज मिनिस्टर इरिगेशन को वज़ीर आला साहब ने भेजा है कि आप सूरत हाल देखें, इरिगेशन के माहिरीन को ले जाएं और फिर वहाँ पे कोई फैसला करें। शर्जील साहब, आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दादू में आए थे दौरे पे, उन्होंने बात की कि जो गांव सिंध में तबाह हुए हैं वो मॉडल विलेजेस बनाने का इरादा रखती है पाक अफवाज। 5 लाख में कोई छोटे छोटे घर बना के और कोई पूरा गांव वो बनाएंगे। क्या सिंध हुकूमत आर्मी से इस हवाले से कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि बहाली का आप जब काम करने जाएंगे, इस तरह जो पूरे पूरे देहात गांव तबाह हुए हैं, जनरल बाजवा ने कहा है कि वो देहात पूरे गांव आबाद करेंगे, सिंध हुकूमत उनके साथ मिलकर ऐसे कोई मॉडल विलेज बनाने का इरादा रखती है? देखिए जी, रेस्क्यू में, रिलीफ में या रिहेबिलिटेशन में हुकूमत सिंध पाकिस्तान के तमाम इदारों से बाकायदा मुशावरत करेगी, और जो जो अच्छी प्रोपोजल होंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा। हम अप्रिशिएट करते हैं आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट को, और ये अच्छे गुड जेस्चर समझते हैं इसको, और हुकूमत सिंध ने अपने भी प्लान्स किए हुए हैं। हुकूमत सिंध भी मुख्तलिफ कंपनी से बात कर रही है कि जी रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को बेहतर किया जाए। लेकिन मैं इस पर एक बात जरूर कहूँगा कि जितने भी ये घर बने, जितनी चीज़ें बने, सिर्फ घरों तक हमें इसको नहीं होगा। इस पर हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें उन घरों के लेवल को ऊपर करना पड़ेगा, जो मट्टी का जो भराव करके फिर जो ऊपर घर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी हम किसी को पक्का घर दे दें, कल को फिर ये बरसात जब आनी है, क्योंकि ये रोड लेवल आपका ऊंचा होता है, आपकी फिर जो गाँव के लेवल होते हैं ये बहुत नीचे होते हैं। ये समझे कि 2-3 फुट से लेकर नीचे 6-6, 8-8 फुट तक नीचे होते हैं, फिर पानी का सारा जब्बा होता है। तो हमें जहां पे भी हम नई कॉलोनी बनाएंगे, जो हमारी आपस में भी डिस्कशन ये हुई है, पहले तो उस एरिया को पहले रेज करेंगे हम, कम से कम कि रोड लेवल से कम 2-3 फुट ऊपर हो, ताकि अगर कल को पानी आ भी जाए तो उन घरों को नुकसान ना पहुंच सके। अच्छा शर्जील साहब, ये बता दें, जिस तरीके से आपने बताया कि एक मनफी जमात है वो इस पे सियासत करी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या इस सियासत का मौका, इस मनफी सियासत का मौका आप लोग उनको नहीं दे रहे? जैसे कि मैं आपको बताऊं, वज़ीर आला सिंध का हल्का है, वहां से टेंट बरामद हुए एक फैक्ट्री से, फिर कंबर शदाद कोट जिला है, वहां पर एक जुडिशियल लॉकअप से टेंट बरामद हुए। तो मतलब इस तरीके की जो सूरत हाल है, वहां पर अफसरान को भी काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपको घोटकी की मिसाल देता हूं, आप ही की जमात से ताल्लुक रखने वाले जो स्टेक होल्डर है, वहां पर 3 स्टेक होल्डर, अब्दुल बारी पताफी भी हैं, महर भी हैं, एक मुखालिफ महर भी हैं, फिर उसके अलावा इकरामुल्लाह धरियो साहब भी हैं। तो एक तरफ तो डीसी काम कर रहा है, तो फिर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। बारी पताफी साहब ने एंटी करप्शन को कह के एक इंक्वायरी भी इनिशिएट करवा दी है कि भाई हमारे जो कि मेरे इलाका है जहां से मेरा ताल्लुक है अब्दुल बारी पताफी का, वहां पर जो है वो उनको टेंट नहीं मिले, फिर वहां पर एंटी करप्शन की इंक्वायरी हो गई। तो अब डीसी जो साहिबान है, एक तरफ तो ये भी देख रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं, एक तो पीपल्स पार्टी के ही बहुत सारे धड़े हैं, उनको भी मुंह दे रहे हैं, फिर इसके अलावा जो कि मुखालिफिन है वो सीपीज भी कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं, तो उनको भी काफी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो जरा ये भी बता दें इस पे। देखिए जी भाई, मैं आपको तफसीली जवाब दे दूं।
इक्का दुक्का वाकया हर जगह होंगे, हमेशा होते आए हैं कि लेट्स सपोज, मैंने कहा कि अगर आप 100 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं तो उसमें से 98 बेहतर होंगे, हो सकता है कि 1-2 थोड़े दूसरी सोच के रखने के लोग हों। इक्का दुक्का वाकया तो आपको हर जगह पे, वैसे रूटीन में भी मिलते हैं, सैलाबों के अलावा भी मिलते हैं, हर जगह पे आपको थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट मिलती है। आपने बोला कि मौका फराम कर रहे हैं आप पीटीआई को, जो या तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना, जो आप बता रहे हैं कि कोई ऐसा वाकया कहीं हुआ कि वहां उस चीज को हाईलाइट कर दी, यहां पे ये वाकया हुआ। एक ऐसी तस्वीर जो कि भारत में बनी 2014 की तस्वीर, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखती है, जिसको एनडीएमए ने कहा कि हमें इस तरह की ना ही राशन मिला, ना ही हमारे इस तरह की कोई बैग मिली, ना ही ये पाकिस्तान की तस्वीर है। फिर वो एक टीवी चैनल ने प्रूव किया कि ये भारत की तस्वीर है, 2014 की तस्वीर है। उसको ये करने का मुझे तो माइंडसेट बता सकते हैं आप कि इसका मकसद क्या हो सकता है? ये मौका फराम करना और ये चीजें जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर मौका फराम हो भी जाए, मिसाल के तौर पे पीडीए में राशन दे रही है, ठीक है, 5 लोगों को राशन मिला, 4 लोग, इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनको जो नहीं होते, डिजर्विंग नहीं होते, शायद इस जब इतनी बड़ी तादाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो तो मुस्तकिन के साथ साथ कोई गैर मुस्तकिन को भी किसी एक दो को मिल गया होगा, मिलेगा भी सही, ठीक है ना। तो उसका मकसद क्या है कि उसको क्या करना चाहिए? हमें इसको हाईलाइट करना चाहिए कि जी एक बंदा जो है वो गलत बंदे को मिला, तो जी पूरे ऑपरेशन के लिए फिर क्या करें, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज करें कि जी यहां पे बंद कर दें। लॉजिक क्या है इसकी? मेरे भाई मुझे इस चीज का आपसे बता देना कि देयर इज नो लॉजिक। अगर हकीकत में भी कोई गलती किसी की हो जाए, या गलती हो जाए, कोताही हो जाए, बदनीयती भी हो जाए, तो आप उस बदनीयती पे उसको सजा जरूर दो। वो तो मैंने आपको पहले बयान में बताया कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है अगर कोई भी ऑफिसर किसी की बदनीयती साबित होती है तो वो पोस्ट आउट नहीं होगा, वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होगा। मेरी पंच लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्ट यहां से थी, जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है अगर किसी एक ने भी बदनीयती की तो मैं उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दूंगा, तो बात खत्म हो गई ना। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाना, मतलब सारी लिमिट्स क्रॉस कर देना, मैं समझता हूं कि इसमें कोई उसका कोई और लॉजिक नहीं है। शजील साहब ये बताएं कि सबके सवालात ये हो रहे हैं कि जो कौम परस्त हैं, समाजी रहनुमा हैं, फैसल ईदी समेत सब ने कहा कि कराची में जो सैलाब मुतासरीन आए हैं उनको आबाद किया जाए, लेकिन अभी तक तो वो कहीं सुपर हाईवे पे बैठे हुए हैं, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका है कि उनको आबाद कहाँ किया जाएगा। स्कूलों में मुस्तकिल हल नहीं है, अगर आर्जी तौर पे 2-3 महीने के लिए स्कूल बंद तो नहीं कर सकते कराची में जहाँ मुतासरीन को रखा गया है, तो इसका हल क्या है? मरकज़ी कैंप कहाँ पे कायम किया जाएगा? दूसरा सवाल ये कि जो आपने फिगर जारी किए हैं पीडीएम की तरफ से, आपके सुबह तफसीलात आए कि 1716 जो कैंप्स हैं पूरी सिंध में, उसमें 5,29,000 जो मुतासरीन को रखा गया है। तो एक कैंप में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 308 बंदे कैसे इसमें रह सकते हैं एक कैंप में? ये तो जानवरों की तरह सिंध हुकूमत मुतासरीन को रख रही है। 5,29,000 1716 कैंपों में कैसे रह सकते हैं? पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं आपको कराची के हवाले से। जाहिर है स्कूल भी खोलने, सब चीजें करनी है। आज भी उस मीटिंग में बात हुई, कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हो रही है। मलीर में एक जगह पे इस वक्त टेंट्स लगना शुरू भी हो गए हैं, टेंट सिटीज बनाए जा रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। और 20,000, आप बोलेंगे कराची में कैसे आएंगे, कोई जगह ही नहीं है। अभी तक 20,000 से ज्यादा मुतासरीन कराची में आ चुके हैं जिनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। आपका दूसरा सवाल कि जी टेंट इतने दिए गए, टेंट सिटीज इतने और ज्यादा लोग कैसे रह रहे हैं, वो आपकी इतला कर लूँ भाई कि हर गांव में ऑलमोस्ट स्कूल्स हैं, हर जगह पे स्कूल्स हैं। आप सिर्फ टेंट्स को काउंट करें, अगर आप स्कूल्स को काउंट करें, टेंट सिटीज को काउंट करें, अब कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। शजील साहब, थोड़ा जो आपने फरमाया कि सिंध में जो बरसात मुतासरीन है उनके लिए हेल्थ के हवाले से कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, सब सारे इलाकों में जो भी शिकायतें आ रही हैं ग़िज़ा के बाद आ रही हैं हेल्थ के हवाले से, जो मुतासरीन सड़कों पे बैठे हुए हैं, रोडों रास्तों पे बैठे हुए हैं, उनको किस तरह ये कंट्रोल रूम कवर करेगा? स्पेशली ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेने जा रहा है सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से इस डिजास्टर्स के बाद, तो इसको थोड़ा आप वजाहत या क्लियर कर दीजिएगा किस तरह सहूलतें वो अवेल कर सकते हैं जो मुतासरीन हैं। देखें जी,
कोई भी मुतासर, वैसे तो मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं तमाम 10 सिटीज में, ठीक है, ऑलमोस्ट तमाम बड़ी 10 सिटीज में मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन जहां पे कोई शख्स अपने गांव के बाहर बैठा हुआ है, जिससे गांव में पानी हो, चारपाई रखकर अपने जानवर रखकर बैठा हुआ है, अगर उस तक ये मैसेज मीडिया, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये हम पहुंचा भी रहे, हमने FM रेडियो को भी कहा है कि आप भी इश्तिहारात दें उनको, वो भी उनको बोलें, और फिर हमने कहा हुआ है गवर्नमेंट की मोबाइल टीम्स को भी, जो कि मोबाइल वैन्स हैं जिसमें डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, और फिर एम्बुलेंसेज को आप भी हर एरिया में विजिट करते जाएं, और वहाँ के तहसीलदारों को बोला गया। लेकिन उसके बाद भी अगर ये नंबर जब आएंगे, कोई भी शख्स अगर अकेला बैठा है, किसी टेंट सिटी में नहीं है, किसी कैंप रिलीफ कैंप पे नहीं बैठा है, वो फोन करेगा जी मुझे ये बीमारी है, मेरे बच्चे को ये बीमारी, तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस उसके पास जाएगी, वरना मोबाइल हॉस्पिटल जाएगी, वरना अगर वो जो बीमारी बताएगा तो कोई ना कोई शख्स जाएगा जो कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये सेंटर खुले रहेंगे कि जो कोई दवाई पहुंचाई जा सके। शर्जील साहब, मुनव्वर आलम, शर्जील साहब, जो डिवास्टेशन आई है और जिस तरह की तबाही है और जिस स्केल पे आई है, हमने बहुत सारे लोगों से, आपकी पार्टी के लोगों से बात की, तो अक्सरियत का ये कहना है कि बारिश ने कम डुबोया, वहाँ पर जो मौजूद अफसरान थे और जो अमला था, ख़ासतौर पर इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट का भी एक पार्ट है, इन 3 डिपार्टमेंट के जो अमला था और वहाँ जो अफसरान थे और उनकी जो मशीनरी थी, उसने ज़्यादा डुबोया। तो क्या काबीना ऐसा कोई फैसला करे कि इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तहत कोई कमीशन कायम किया जाए और 2012 से लेके 2022 तक जिन बंदों की मजबूती के लिए रकम जारी हुई, जिन डिस्पोजल को चलाने के लिए मशीनरियों के पैसे जारी हुए, जिन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए सेवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम बनाया गया, और जिन पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी मुख्तलिफ नाले और सिम नालों को मेंटेन करना था, और सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है जिसको स्कार्प कहते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा नाअहली सामने आई है, तो क्या काबीना ऐसे किसी कमीशन की मंजूरी देगी कि इसकी तहकीकात थ्रू आउट हो और उन अफसरान का तयन करके उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए? देखिए जी, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर लूँ, इस पूरे तबाहकारियों में कितनी दफ़ा खबर रिपोर्ट हुई कि कोई बंद टूट गया? बताएं मुझे आप, कितने बंद टूटे? सिम नालों के और उसके तो बहुत है यार। आपका सवाल हो गया ना भाई, कितने बंद टूटे हैं जी अभी तक? ये मेन तबाहकारियां सैलाब नहीं थी, सैलाब के बाद भी तबाहकारियां हुई, जो हमें फिर सेवण में और बाकी में प्रेशर वहां पड़ा, मंशर में। मेन तबाहकारियां थी बरसातें। जब 1700 मिलीमीटर बरसात पड़ेगी और जब उस बरसात के बाद आपकी हालत ये हो जाएगी कि आपके पूरे गांव के गांव पानी में भरे होंगे, लोग सड़कों पे, सड़कें भी पानी की लेवल को क्रॉस कर जाएं, तो डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तबाही थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तबाही में डेफिनेटली उसकी उस तक कहीं पे भी वो नहीं होती। आपने खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा हो तो उस पानी के रेलों से बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर गई। आज भी आप राजनपुर में जाके पंजाब में देखें हालत क्या है वहां पे। वहां मैं समझता हूँ राजनपुर में भी हालत सब सिंध से भी बुरी हालत है। बलूचिस्तान की आप हालत जाकर देख लें, बलूचिस्तान में क्या पोजीशन है। तो ये पूरी वो चीज़ें, जहाँ तक महकमों की बात है, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि तमाम महकमों ने अपनी जिम्मेदारी के लिए कम अज़ कम कोशिश ज़रूर की। और जहाँ तक पानी के निकाल की बात है, डेफिनेटली ये स्कार्फ की आप बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं जो हमारे सेम नाले हैं, तो उनकी कैपेसिटी को अब फर्दर इनहांस करना पड़ेगा इन हालात को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के बाद और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज ने और ग्लोबल वार्मिंग ने जो है वो बहुत बड़ा धचका दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है। और जो स्टडी आई है, दुनिया के जो 10 ममालिक जो इसमें हिट हुए हैं, पूरी दुनिया के 10 ममालिक जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से हिट हुए हैं, उसमें पाकिस्तान भी एक है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न सबके लिए है, ये परेशानी का सबब सबके लिए। आपको अपनी अब जो आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग होगी, अब आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नहीं था भाई एक दफा सैलाब आ गया। अब तो आपने मतलब अब आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन, जैसे मैंने भी क्या कहा, मैंने कहा कि रिहेबिलिटेशन सिर्फ अगर किसी को मैंने किसी का झोपड़ा गिर गया उसको मैंने घर बना के दे दिया तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। मुझे अब उसको उस लेवल से रेज करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में पता चले कि घर की छत तक सिर्फ वो पानी में ही डूबा रहा है। तो अब हमें फ्यूचरिस्टिक होकर ये सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारे जो वे ऑफ वर्किंग है वो सारी सब मूव होगी टुवर्ड्स इन चीजों पर। सर जी पहले वो भाई आपसे पहले पीछे सर मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट भाई
जामशोरों की तरफ से कल सैलाब ज़दान आए थे। तो माइक करीब करेंगे जनाब आप। जामशोरों की तरफ सैलाब ज़दान आए थे, उनको पुलिस ने हरासमेंट की है और गिरबान में पकड़ा है। तो सैलाब ज़दान जो लोग आए हुए हैं जामशोरों की तरफ, SHO ने लोगों को बात कर रहे हैं, उनको पकड़ रहा है और वापस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं इधर कैंप नहीं है, यहाँ से जाओ। देखिए जी, या मुझे ये पता है कि जो सैलाब ज़दान इस एरिया से है ना, तो जामशोरों भी क्रॉस करके हैदराबाद में भी आए हैं, सबसे ज्यादा हैदराबाद में इस वक्त। और हैदराबाद में जहां पे भी आए हैं वहां हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने, हैदराबाद की पुलिस ने, सब ने तमाम सैलाब ज़दान को वेलकम किया है, कराची में वेलकम किया। अब वो बात है कि एक जगह पे कोई एक वाकया हो जाए उसको हम कोट कर ले, नहीं होना चाहिए वाकया। अगर इस तरह की कोई जो आप चीज बता रहे हैं मेरे भाई, अभी आप मुझे इसके बाद इसकी फुटेज दीजिएगा, हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। किसी की मजाल नहीं किसी सैलाब ज़दान को किसी भी शहर, किसी भी तहसील, किसी भी एरिया में रोकने का। इस वक्त वो मुतासरीन है, इस वक्त वो परेशान है, उसमें सबको उनके साथ एक कौम होकर खड़े होकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जामशोरों में ही हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, वो होटल में बैठकर, उन्होंने होटल एक रखी हुई है, उस होटल को मुकम्मल तौर पर फंडिंग देने, जितने भी सैलाब मुतासरीन उस होटल का खाना 3 टाइम पर खा रहे हैं। हमारे एक अकलियत के मिनिस्टर साहब हैं जामशोरों में, मैं नाम भी ले लेता हूं, ज्ञानचंद इसराइल साहब ने, जिन्होंने अपने खर्चे पे भी नहीं क्योंकि सरकार के खर्चे पे या किसी NGO के खर्चे, अपने खर्चे पे उन्होंने वहां पे होटल खोली हुई है, जिसको जाना है उस होटल जाके खा सकता है। इसी तरीके से सिंध में हमारे पीपुल्स पार्टी के बहुत सारे MPs MNAs हैं जिन्होंने आज दिन तक भी उनके अपने खर्चे में, सरकार अलग कर रही है, लेकिन आपको वाली बात कि जब इतनी बड़ी डिवास्टेशन है, कहीं पे कोई एक NGO है, कहीं पे जो है सरकार कर रही है, हमें पता है कि वो मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना बनाना या पैसे देना सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपको वो खाना पहुंचाना भी होता है। लेट्स सपोज अगर एक शहर में 50,000 आदमी मौजूद है और मुख्तलिफ जगहों पर स्कैटर्ड मौजूद है, तो आपकी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है। तो हमने भी वहां पे भी एरियाज बांटे हुए हैं, जो आज तक हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतर तरीके से इसलिए चल रहा है, हमने एरियाज बांटे हुए। ये एरिया गवर्नमेंट देखेगी, ये एरिया जो NGO देख रहा है वो देखेगी, ये एरिया कोई मुखैर हजरात है, कोई वहां का MP MNA है, वो खुद देख रहे हैं। लोगों को घरों तक जो है खाना पहुंचाया जा रहा है, मतलब दरवाजा नॉक करके जी आपका खाना आया है। अच्छा शकील साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, आखिरी कौन सा एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आप, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, बरसात में तकरीबन 2 माह के करीब बरसात पड़ी है, बकौल आपके मीडिया सब रिपोर्ट भी करते हैं, रोजाना या हर दूसरे दिन हफ्ते में घोट की और दीगर इजला से सहाफियों का मैसेज आता है कि हमारे घर मसमार हैं। आप पार्लियामेंट में बैठे हो सहाफी, हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि हमारे भी घर गिर चुके हैं, हमारी फैमिलियां भी मुतासर हो चुकी हैं। आप वहां तक ये आवाज पहुंचाएं ताकि जो छोटे छोटे शहर है जहां इतनी मराद भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है। दूसरा सवाल, कराची से कश्मीर तक जमीनें सरकारी बहुत हैं, क्या उस जमीनों पे आप उस मुतासरीन को बिठाना चाहते हैं या जो घर मसमार हुए वो बना के देंगे? शुक्रिया। जब वो पहला सवाल था उसमें ऑलरेडी ये बात पहले भी हो चुकी है, हमने कहा कि उनकी एप्लीकेशन हम कंबाइन कर लेंगे, और इस वक्त तो मैं समझता हूँ सब बराबर है ना। अगर जो इस वक्त सहूलत देनी है सबको एक जैसी देनी है, ये तो नहीं हो सकता कि जी मिसाल के तौर पर जी कि एक महकमे को एक देनी है, दूसरे महकमे को दूसरी देनी है, लेकिन उसके अलावा भी इन स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। दूसरी आपने बात बोली जमीनों की, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कहाँ पे क्या किस तरह उनको रिएबल करना है। आप बताएं। अच्छा, शजील साहब, कैसर बंगाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत को 2010 के जो सैलाब आया था, मॉडल जो है वो विलेज बनाने की हमने उनको एक प्लानिंग बना के दी थी, लेकिन उनको उस प्लानिंग पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से अब शहर भी डूबे हैं और देहात भी डूबे हैं। अब आप किस तरह सैलाब ज़दगान को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि कोई मॉडल विलेज आप बनाएंगे जो अब दोबारा नहीं डूबेंगे? भाईजान, कैसर बंगाली साहब एक बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन ये मशवरा जो उनका ना ये वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसका जवाब ये है। और मैं चाहता हूं कि कैसर बंगाली साहब थोड़ा जाएं, मुख्तलिफ देहात विजिट करें, जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया सॉल्यूशन यही है, लेकिन क्या आप गन पॉइंट पे किसी को मॉडल विलेज में बिठाओगे? आप बिठा सकते हो? मैं आपको बोलूंगा आज आप यहां से, आपको मैं दादू शिफ्ट कर रहा हूं, चलो वहां शिफ्ट होगे, नहीं होगे ना।
तो मकसद ये है कि वहां पे इश्यूज ये हैं, ये गांव की ये पूरी साइंस है। इसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूं तो बड़ा, मैं मेरा ये फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं इस पर कोई सेमिनार बड़े पैमाने पर होने चाहिए, लेकिन सेमिनार से भी उसका हल नहीं निकलेगा। मेरी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी थर पार्कर, नंगर पार्कर। नंगर पार्कर में मैंने जो अभी कैसर मंगल साहब अब बात कर रहे हैं ना, वो मैं 2006-7 में मैं इस पर काम भी किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें फिर इस पर हम तफसीली डिस्कशन कर लेते हैं कि वहां पे जो टाउन था, जो मेरा शहर था, उसकी आबादी थी 6-7 हजार, उस इलाके की आबादी थी 1.5-2 लाख। तो मैंने कहा यार कि ये लोग जो स्केटर्ड लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे, तो बेहतर नहीं है कि यार अगर ये मैं एक हर गांव से डिमांड क्या आती है, मुझे डिस्पेंसरी चाहिए, मुझे रोड चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे सुई गैस चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये डिमांड आती है ना। अगर इनको मतलब एक पॉइंट बिजली का, पानी का, गैस का मैं यहां से 20 किलोमीटर किसी पहाड़ी पे लेके जाऊं, फिर इधर से फिर उधर से 20 किलोमीटर कहीं और ले जाऊं, तो बेहतर नहीं है सब सारे एक साथ एक शहर में आके रह जाए, तो फिर सबको देना आसान हो जाएगा। जो आसान सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अगर हम लोग पाकिस्तान में कर गए फिर तो हमारा सारा आधा बजट भी बच जाएगा, सारी चीजें बच जाएगी। लेकिन इसके 2 उसकी वजूहत हैं, वो मैं आपको समझाऊं। एक वजह नंबर 1 क्या है, जिन लोगों की मैं थरपार की बात अगर मैं बाकी रूरल एरिया, और रूरल एरिया का ये कल्चर जो है ना, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, ये रूरल एरिया कल्चर आपको बलूचिस्तान में भी मिलेगा कि लोग पहाड़ी इलाके में जाए नहीं, सारे कोयटा में आके बैठ जाए। ये कल्चर आपको पंजाब में भी मिलेगा, जितना भी रूरल, और सिंध में भी वही कल्चर मिलेगा। लोग बोलते हैं जी जहां मेरी जमीन है, जहां सुबह को 6 बजे उठ के मुझे खेती बाड़ी के लिए निकलना है, जहां पे उनकी घर की खवातीन ने खेती बाड़ी में उनको साथ देना है, उधर ही रहें, उधर ही उन्होंने दफन होना है उनको आप। और ये तो मैंने खेती बाड़ी की बात की, थर पार्कर में जहां पे पानी की जहां कैद साली होती है, वहां पे 10-10 साल तक या कभी 5-5 साल तक कहत होते हैं, तो वहां पे भी लोग खाली अपने रेत के टीले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक ये उसकी दूसरी वजह भी मैं आपको बताऊं। दूसरी वजह क्या है, कल्चरल डिफरेंस होते हैं लोगों के, कि जी अब देहाती एक जो माइंड सेट होता है उसमें कल्चरल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जी ठीक है, मैं अगर एक मोहल्ले में एक कास्ट का हूं, मैं दूसरी कास्ट के साथ कैसे रहूंगा, ये कल्चर है, ये हमारा एक रूरल कल्चर है। और ये इसमें मुझे कोई हमें उसको किसी डिस्करेज करने की जरूरत नहीं कि ये रूरल कल्चर क्यों है। ठीक है, ये कल्चर है हमारा, तो उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ये इसकी देर में लॉजिक, तो कैसर बंगाली साहब की जो लॉजिक है ना, वो किताबों में पढ़ के, मतलब लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, किताबों में पढ़ के एक मशवरा देना एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल जमीनी हकायक जो है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट है। या आप किस में इल्जाम लगाते हैं? अच्छा भाई मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक लंदन की गाड़ी चोरी का इल्जाम है कि उन्होंने एक सिफारती गाड़ी को जो है वो नंबर प्लेट जारी की है सिंध की, तो उस पर क्या कहेंगे कि ये इल्जाम सिंध हुकूमत के महकमा एक्साइज पर क्यों है? अब वो जो एक्साइज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर भी इंक्वायरी चल रही होगी कि भाई ये गाड़ी यहाँ आई कैसे, कस्टम ने क्लियर कैसे की, मतलब कराची में कैसे आई गाड़ी ये। अगर ये गाड़ी चोरी की गाड़ी थी तो बताएं कि ये कराची के क्लिफ्टन या डिफेंस गाड़ी पहुंची कैसे। एक्साइज ने तो बाद में रजिस्टर की होगी ना, तो चोरी की लंदन में तो रजिस्टर नहीं होगी, कोई इसको लेके आया होगा, किस रास्ते से लेके आया, तो उसने कौन कौन से अरबे इस्तेमाल किए, कौन से जाली पेपर से जमा करा दिया। अब जाली पेपर किसी ने पहचाने किसी नहीं पहचाने, वो अलग इंक्वायरी के उस एक्साइज ऑफिसर को भी, उस ऑफिसर को भी विजिलेंट होना चाहिए। लेकिन पहले तो आप यूं सवाल पूछे ना। दूसरी बात आपने कही कि जी पीटीआई ये कहती है वो कहती है, आप बताएं कि अगर सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सब नाकाम लोग, तो इतना सारा निजाम कौन चला रहा है? ये लाखों अफराद को 2 वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एहसान नहीं कर रहे, ये जो फर्ज पूरा कर रहे हैं कौन कर रहा है? ये हुकूमत सिंधी कर रही है भाई। थैंक यू वेरी मच।